Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College 4 years integrated course. Your subject is history and today topic is मौर्य एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी। हमारा आज का सब टॉपिक है उसमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के विषय में पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उन स्रोतों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अशोक के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। तो 322 ईस्वी से 184 ईस्वी तक जितने भी राजा हुए मौर्य साम्राज्य के, उन सब के विषय में हम लोगों ने इससे अगले वीडियो में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में। तो आप सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो था एक केंद्रीकृत शासन था। राजा उसके केंद्र में थे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा सा आते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है और उस समय में क्या स्थिति थी। तो अभी का जो भारत है उससे भी विस्तृत साम्राज्य जो था वह मौर्य साम्राज्य का था। आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की सीमा जो है सीमा प्रांत, अफगानिस्तान का सीमा प्रांत जो बाहरी भाग था वहाँ पाकिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पूरब में बंगाल तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। अभी जिस तरीके से देश है, देश को राज्य में विभक्त किया गया है, राज्य को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में, अब ब्लॉक जो है वह सबसे छोटी इकाई को गांव में विभक्त किया गया है। उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी देश था, उसके बाद प्रांत थे, प्रांत के बाद विषय थे और विषय के बाद गांव। यानी इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उनको विभक्त किया गया था छोटे छोटे भागों में, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले। और उस प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जिस तरीके से आज केंद्र में प्रधानमंत्री है, स्टेट में मुख्यमंत्री है, डिस्ट्रिक्ट में आपको कलेक्टर हैं, ब्लॉक लेवल पे आपको आ जाते हैं, फिर ग्राम लेवल पे मुखिया हैं, उसी तरीके से उस समय के भी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे जो थे मंत्री थे, उनके विभाग अध्यक्ष थे, जिनकी सहायता से जो राजा जो हैं वह चलाते थे शासन। राजा को सहायता देने के लिए जो थे वह अमात्यों का एक समूह था और अमात्य के समूह का जो प्रमुख था वह प्रधानमंत्री था। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो प्रधानमंत्री थे वह कौटिल्य थे, जिसके विषय में मैं अगले क्लास में बता चुकी हूँ कि कौटिल्य कौन थे। उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य जो थे वह प्रधानमंत्री थे और उसके अलावे भी और सारे जो थे पदाधिकारीगण, जिनको कौटिल्य तीर्थ कह के पुकारता है। पदाधिकारियों के समूह को तीर्थ कहते थे। तीर्थ, जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी आते थे, उनके समूह को तीर्थ कहते थे। जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे अमात्य के बाद सभासद, जिनकी सहायता से राजा जो है वह प्रशासन चलाता था। और प्रशासन का जो केंद्र बिंदु था वह राजा था, चूँकि वह केंद्रीकृत व्यवस्था थी और राजतंत्र था, इसलिए मेन जो थे राजा थे, उनकी सहायता ये इतने अधिकारी करते थे। आज के समय में जैसे आप देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है विभक्त है, हर भाग बटा हुआ है। राजा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग हैं और उस समय जो था वह राजतंत्र था। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। तो हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं वह जो है तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं वह निरंकुश नहीं हो सकते थे, लेकिन उस समय जो राजा जो थे वह, क्योंकि पूरी सत्ता जो थी उनके अंदर केंद्रीकृत थी, वह निरंकुश हो सकते थे, क्योंकि उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। वह मंत्रियों का निर्णय मानने के लिए तो राजा जो है
वह निर्णय मानने के लिए मजबूर नहीं थे। आप यहाँ पर मैं कुछ अधिकारियों का नाम बता रही हूँ जो उस समय राजा को सहायता देते थे, जैसे समाहर्ता। समाहर्ता समाहर्ता जो थे वह जितने भी अध्यक्ष होते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उन सब के जो थे वह मेन थे। ये जो थे रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, टैक्स को, कृषि कर को कलेक्ट करते थे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती थी। आज भी देखते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट जो है हमें प्रोत्साहित करती है और टैक्स चोरी करने पर भी हमें दंडित किया जाता है। उस समय भी यह व्यवस्था लागू थी। और मेन जो था टैक्स का जो मेन रेवेन्यू आता था वह था कृषि, क्योंकि आप देखते हैं कि शुरू के समय से ही, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही देख रहे हैं कि कृषि प्रधान रहा है और कृषि को महत्व दिया। तो मेन जो है कृषि से टैक्स आता था और उस टैक्स को भाग या बलि कहा जाता था। भाग या बलि कहा जाता था। जो टैक्स आता था उसको भाग या बलि कहा जाता था। उस टैक्स को जमा करते थे जो समाहर्ता थे। दूसरा आते हैं सन्निधाता। सन्निधाता जो होते थे वो राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। आज के समय में हम उनको वित्त मंत्री कह सकते हैं। दूसरा थे शुक्ला अध्यक्ष। ये थे व्यापार संबंधी करों को एकत्र करते थे। व्यापार से जो टैक्स आता था उस टैक्स को यह कलेक्ट करते थे और कोष में जमा करते थे। उसके बाद आते हैं पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष यह जो थे उस समय जो माप तौल की प्रणाली थी उसका नियंत्रण इनके हाथों में था। उसके बाद आता है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष जो थे वह कृषि विभाग के अध्यक्ष थे और कृषि से रिलेटेड टैक्स जो आता था वह इनके अंदर में आता था। और सीता भूमि जो थी वह राजकीय भूमि थी उस समय की, जिस पर राजा जो है वह टैक्स कलेक्ट करते थे। उसके बाद आते हैं पन्या अध्यक्ष। पन्या अध्यक्ष जो थे वो वाणिज्य विभाग के प्रमुख थे। वाणिज्य विभाग के प्रमुख को पन्या अध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद है अक्षपाटला अध्यक्ष। अक्षपाटला अध्यक्ष जो थे वह महालेखागार के अध्यक्ष थे। उसके बाद सुरा अध्यक्ष भी एक थे। सुरा अध्यक्ष जो थे उस समय जो मद्यपान होता था, यानी उस समय भी शराब था, तो उसका जो बिक्री होती थी और उसको जो बनाया जाता था उसका नियंत्रण जो था वह उनके हाथों में था। उसके बाद देवता अध्यक्ष भी आते थे, जो मंदिर वगैरह की जो व्यवस्था थी उनके अंदर आता था। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि कौटिल्य जो है 18 महामात्य की चर्चा करते हैं, 18 विभागों की। और उन विभागों को ये सारे अध्यक्ष हैं जो इनके सहायता से राजा जो है वह प्रशासन चलाता। तो उसके बाद हम आते हैं कि इतने बड़े केंद्रीकृत प्रशासन को चलाने के लिए राजा को सेना की आवश्यकता होती है। सैन्य विभाग, और सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सेनापति कहते थे। सेनापति। अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो है वह मौर्य साम्राज्य के पास चतुरंगी सेना का वर्णन करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पास जो था वह चतुरंगिनी सेना थी।
तो जो सेना थी, पैदल सेना जो थी वह 6 लाख की थी। 6 लाख सेना जो थी वह पैदल थी। हाथी जो था वह 9,000 था और घुड़सवार जो था वह 30,000 था। और रथ है 8,000। तो चतुरंगिनी सेना में जो आप देखते हैं कि पैदल कितना था 6 लाख, घुड़सवार 30,000, हाथी 9,000 और रथ जो है वह 8,000 है। तो जस्टिन और प्लिनी जैसे इतिहासकारों ने भी इसकी चर्चा की है कि साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में 6,30,000, 9,000 और 8,000 जो सेनाएं थीं उससे उन्होंने पूरे साम्राज्य को जीत करके भारत को एकीकृत किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो सेनाएं थी तो इनके रख रखाव के लिए भी व्यवस्था किया गया होगा। तो आप देखेंगे कि जो हाथी थे, हाथी की जो रक्षा करते थे, हाथियों का जो देखभाल करते थे उसको कहते थे हस्ताध्यक्ष। हाथी वाली सेना का जो रक्षा करते थे उसके अध्यक्ष को हस्ताध्यक्ष कहा जाता था। और जो घोड़े जो थे, घुड़सवार सेना जी थी, उसके घोड़े की देखभाल के लिए अश्वाध्यक्ष और हस्ताध्यक्ष दो ऐसे अध्यक्ष थे जो घोड़े और हाथियों की रक्षा करते। उसके बाद आप आइएगा कि जब युद्ध करती थी उस समय भी सेना का गठन अलग अलग तरीकों से किया जाता था। जैसे आप देखेंगे कि 200 पैदल सेना, 10 हाथी, 10 रथ और 50 अश्वारोही की एक इकाई होती थी, एक यूनिट बनती थी। और उसके एक अधिकारी जिसे पादिक कहते थे, उसका जो एक अधिकारी होता था उसको पादिक कहा जाता था। और 10 पादिकों पर एक सेनापति और 10 सेनापति पर एक नायक होता था। यह युद्ध का नियम था, इसके अनुसार उनका यूनिट बनाया जाता था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो है युद्ध के समय सेना को जो खड़ा किया जाता था युद्ध के लिए, उसका भी विवरण है कि पैदल सेना जो है वह 14 उंगल पर खड़ी होगी, यानी 14 उंगल पर पैदल सेना एक दूसरे के अगल बगल खड़ी होगी। अश्व जो है, अश्व पर जो सवार होंगे जो सैनिक, वह 40 उंगल पर होंगे। और हाथी और रथ का जो है, हाथी और रथ के बीच का जो डिस्टेंस है वह 77 हुआ। तो आप देखेंगे कि एक विस्तृत तरीके से सैन्य संगठन किया गया था। उस सैन्य संगठन की नीतियां भी बनाई गई थी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जिक्र है कि राजा के ऊपर जो है बाह्य और अभ्यंतर 2 तरीके से आपदा आती है और इन दोनों ही आपदाओं को उभरने के लिए राजा को सैन्य की आवश्यकता होगी। अगर सैन्य संगठन सही नहीं होगा तो इतने बड़े साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कि किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए या किसी भी राष्ट्र की नीतियों को सही तरीके से न्याय व्यवस्था की जरूरत होती है। तो उस समय आप देखेंगे कि मैंने पहले भी बताया है कि मौर्य साम्राज्य था वह केंद्रीकृत साम्राज्य था। सारी शक्तियां जो थी वह राजा के अंदर थी, राजा ही केंद्र का बिंदु था प्रशासन का। तो आप देखते हैं कि न्याय व्यवस्था में भी राजा ही प्रमुख था और स्थानीय न्यायालयों में जो प्रमुख था वह राजुक था। पहले राजू को न्याय व्यवस्था का जो मेन अधिकार है वह अशोक के समय में मिलता है। उससे पहले राजू जो होता है उसके पास हमेशा एक रस्सी होती थी, वो भूमि की पैमाइश या नाप जोख का काम करता था स्थानीय स्तर पर। तो न्याय व्यवस्था उस समय बहुत अच्छी थी। न्याय व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें धर्म अस्थायी और दूसरा है कंटक शोधन।
धर्म अस्थायी और कंटक शोधन। धर्म अस्थायी जो था न्यायालय वह सिविल न्यायालय था, और कंटक शोधन न्यायालय जो था वह क्रिमिनल केसेस को देखते थे। तो धर्म अस्थायी न्यायालय के जो जज थे उनको धर्मस्थ कहा जाता था, धर्मस्थ। और कंटक शोधन न्यायालय के जो जज होते थे उनको प्रदेष्टा कहा जाता था। कंटक शोधन न्यायालय के जो जज होते थे उनको प्रदेष्टा कहा जाता। धर्मस्थायी न्यायालय में जो है जमीन जायदाद से रिलेटेड मामले को सुलझाया जाता था, और कंटक शोधन में जो है वह जैसे हत्या, चोरी, डकैती इस तरीके के जो केसेस होती थी उनको सॉल्व किया जाता था। उससे पहले आप देखेंगे कि गुप्तचर व्यवस्था, तो गुप्तचर व्यवस्था भी मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई भी केस आता था और उस केस बहुत ही जटिल होता था तो उसका क्या होता था कि उसको एंट्री कर ली जाती थी, और उसके बाद गुप्तचरों को यह दिया जाता था संदेश कि भाई आप इस विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए, कलेक्ट कीजिए कि यह सही है या नहीं। उस गुप्तचरों से उस विषय में पूरी जानकारी लेने के बाद सभासदों से उसके मंत्रणा करने के बाद तब राजा जो है उस केस का या उस विवाद का निर्णय लिया करते थे। आप देखेंगे कि गुप्तचर व्यवस्था में भी दो तरह की संस्था थी। गुप्तचर भी दो तरह के थे, एक थे संस्था और दूसरा था संचार। संस्था और संचार नामक की दो गुप्तचर थे। जैसे संस्था जो थी जो एक ही जगह रह करके वह जानकारियां इकट्ठा करती थी, और संचार जो था वह पूरे राज्य में घूम घूम कर जानकारियां इकट्ठा करती थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, और ये जो थे प्रशासन चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि राजा के विषय में या राज्य में जो कमियां हैं उसके विषय में भी प्रजा जब बात करती है तो उन कमियों को राजा के पास पहुंचाया जाता है। अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो उसको भी राजा के पास पहुंचाया जाता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने में ये गुप्तचर जो है, गूढ़ पुरुष जो है, उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। अब हम आते हैं प्रांत पे। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि राज्य को चलाने के लिए उनको भागों में विभक्त किया गया था। तो आप देखते हैं कि प्रांतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे चक्र भी कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि उत्तरापथ जो जिसकी राजधानी पाकिस्तान थी, तक्षशिला थी, और दूसरा है दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, तीसरा है प्राच्ययी पूर्वा जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। आप देखते हैं कि अभी संपूर्ण भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन राज्य जो है अलग अलग विभक्त हैं और उनके सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी राजधानियां भी हैं। उसके बाद चौथी राजधानी पे आते हैं, प्रांत पे आते हैं, वह है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और कलिंग पांचवा प्रांत जो है वह कलिंग जिसे अशोक ने जीता था और उसकी राजधानी थी तोसलू। आप देखते हैं कि
जब अशोक युवावस्था में होते हैं, राजकुमार होते हैं, उस समय तक्षशिला को अशोक जब राजकुमार थे अपनी युवावस्था में, उनको बिंदुसार के द्वारा जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो तक्षशिला में भेजा गया था उस विद्रोह को शांत करने के लिए। उसके बाद आप देखते हैं कि अशोक जो है अवंती के राज्यपाल भी रहे हैं। राजा बनने से पहले कलिंग को अशोक ने जीता था। उसके बाद जब आप आते हैं कि अशोक जब राजा बनते तब उनके पुत्र कुणाल के विषय में भी आप देखिए कि कुणाल भी जो था वह तक्षशिला का राजा था, वायसराय था। और उसके विषय में यह जानकारी मिलती है आपको दिव्य वादान से, जो उसे अंधा कर दिया जाता है। और यह एक समझिए षड्यंत्र था कुणाल के लिए कि उसे राजा के आगे यानी अशोक के मुद्रा से एक पत्र भेजा जाता है उत्तरापक्ष तक्षशिला में कि भाई कुणाल को अंधा कर दो। तो यह एक घटना है जो इन सब राजधानियों में घटी। उसके बाद आप देखते हैं कि इस प्रांतों के जितने भी प्रांत है उस समय यह नियम था कि राजकुमार ही वहाँ के जो हैं उपराजा होंगे या आप राज्यपाल होंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि विषयों में विभक्त किया जाता है इन प्रांतों को। तो विषय के जो विषयपति होते हैं, प्रांतों को विषय में विभक्त किया जाता है। इसका जो प्रमुख होता है वो विषयपति या प्रादेशिक होता है। विषयपति या प्रादेशिक, इनका मुख्य कार्य होता है उन विषयों की जो शासन व्यवस्था होती है उसकी देखभाल करना। अब विषयों को जो है वह जो है ग्रामों में विभक्त किया जाता है। 10 गांवों के समूह को जो होता है वह गोप कहा जाता है और उसका जो प्रमुख होता है उसको गोप, और उसका जो प्रमुख होता है वो गोपक कहलाता है। और उसका जो सबसे छोटी इकाई होती है वह गांव होता है, ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख होता है वह ग्रामिक कहलाता है। इस गांव के जो समूह है, 10 गांवों का समूह, 10, 20, 40 गांव का समूह होता था, उसको गोप कहते थे। और गोपक का जो कार्य होता था कि वहाँ की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है, जनगणना है, जो भी व्यवस्था है वो उसके अंदर में आता है और उसकी जानकारी जो है उसे राजा को देनी होती थी। उस समय अतिथियों का उसके बाद हम आते हैं नगर प्रशासन पे। नगर प्रशासन पे आते हैं तो नगर प्रशासन जो था उस समय, क्योंकि नगर में बहुत सारी जनसंख्याएं होती थी, बहुत सारे व्यवस्थाएं होती थी, तो उस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए नगर प्रशासन था। मेगास्थनीज ने कहा है कि नगर प्रशासन को चलाने के लिए
छः समितियां थी और उन 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे, यानी 30 व्यक्तियों के समूह से 30 व्यक्ति का समूह जो है उस समय के नगर प्रशासन को चलाता था। तो अभी हम लोगों ने बात की मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में। अब हम आते हैं कि मौर्य समाज यानी मौर्य सोसाइटी। यानी मौर्य समाज के विषय में। तो आप देखते हैं कि मौर्य समाज जो है कौटिल्य के अनुसार 4 भागों में विभाजित था। कौटिल्य के अनुसार 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कौटिल्य का जो विभाजन था वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर था। कौटिल्य का विभाजन जो है वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कौटिल्य जो है यह विभाजन करता है। इसमें शूद्रों की स्थिति जो थी वह ठीक थी। शूद्रों को कौटिल्य ने आर्य कहकर भी पुकारा है, क्योंकि उस समय शूद्रों को कृषि करने का भी अधिकार मिल गया था, इस वजह से उन्होंने कहा। उसके बाद हम आते हैं मेगास्थनीज पर, जो उस समय मौर्य साम्राज्य में रहकर वहाँ की स्थितियों को उन्होंने मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में विभाजित किया। मेगास्थनीज का विभाजन जो हुआ है वह कर्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर मेगास्थनीज ने 7 भागों में विभाजित किया है। तो उसका जो विभाजन है, जैसे उसने पहला विभाजन दार्शनिक का किया है, यानी उसके अनुसार एक समुदाय दार्शनिक का था, दूसरा समुदाय किसानों का था, कृषकों का था, तीसरा समुदाय जो था जिसे कहीं कहीं ग्वाले, कहीं कहीं अहीर या कहीं कहीं पशुपालक, इन तीनों नामों का जिक्र आपको कहीं होगा, जो एक ही हैं इन तीनों का। तो तीसरा समुदाय जो है इनका है। चौथा समुदाय कारीगर समुदाय का आता है, जिसमें सारे कारीगर आते हैं, जो जैसे बर्तन बनाते थे, वो जो सिक्का ढालते थे, वो जो रथ बनाते थे, उन सारे का। उसका 5वां समुदाय जो है वह सैनिकों का आता है, और छठा समुदाय जो है वह निरीक्षक का आता है, और 7वें समुदाय में जो है वह राजा के जो सभासद होते थे, मंत्री होते थे, उनका वह 7वां समुदाय है। तो आप देख रहे हैं कि समाज को 2 लोगों ने अपने अपने अनुसार, कौटिल्य ने 4 भागों में और मेगास्थनीज ने 7 भागों में विभाजित किया है। उसके बाद आप देखते हैं कि दास प्रथा, मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा थी या नहीं थी। तो मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी और मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य जो है वह भारतीय थे, और वो यहाँ के अनुसार उस समय कहते थे कि दास, क्योंकि हमारे देश में छोटे छोटे कामों के लिए भी दास रखे जाते थे, जिन्हें दासत्व स्वीकार था, उन्हें दास कहा जाता था। लेकिन मेगास्थनीज जो हैं वह यूनान से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो यूनानी थे, वो वहाँ की जो दास व्यवस्था थी उसको उन्होंने देखा था। उनके अनुसार उतनी विकट स्थिति दासों की मौर्य साम्राज्य में नहीं थी, इसलिए वह दास प्रथा को स्वीकार नहीं करते थे।
और मौर्य साम्राज्य में दासों को जो है संपत्ति रखने और बेचने का भी अधिकार था। तो इसलिए मेगास्थनीज ने कहा कि भाई मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी। अगर हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो स्त्रियों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि समाज में स्त्रियों का स्थान ही उस सामाजिक स्थिति को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। तो आप देख रहे हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो थी पहले की अपेक्षा बेहतर थी, लेकिन महिलाओं को जो है पुनर्विवाह करने का अधिकार था, तलाक की भी व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में संयुक्त परिवार था। स्त्रियां जो हैं, आप अर्थशास्त्र में जिक्र किया गया है कि माने औरत को सूर्य भी न देखे, यानी पर्दा प्रथा का भी चलन था। तो हम बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि समाज में स्त्रियों को स्थान प्राप्त था। उसके बाद आप देखते हैं कि यूनानी लेखकों के विवरण से हमें पता चलता है कि स्त्रियां जो है सम्राट की अंगरक्षिकाएं के रूप में भी कार्य करती थी। और वेश्यावृत्ति भी उस समय प्रचलन में था। वेश्यावृत्ति, जो महिलाएं स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। और उस रूपा जीवा जो थी, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उनको गणिकाएं कहा जाता था। गणिका अध्यक्ष एक पदाधिकारी होते थे जो उन पर नियंत्रण रखते थे, उन्हें गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद हम आते हैं वैवाहिक स्थिति पे। तो वैवाहिक स्थिति उस समय क्या थी? कन्या की जो उम्र थी शादी करने की वह 12 थी और 16 वर्ष। लड़के का 16 वर्ष और लड़की का 12 वर्ष उम्र था शादी करने का। तो आप देखते हैं कि कौटिल्य जो है वह स्मृतियों के अनुसार जो है वह विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन करते हैं। विवाह की 8 प्रथाएं थी, चलन था, इससे शादी की जाती थी। तो पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो था कि ब्रह्म विवाह में आप देखते हैं कि माता पिता जो है अपनी लड़कियों को अलंकृत करके खूब सजा वजा के वर को दान करते थे, तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। ब्रह्म विवाह जो है वह बहुत ही अच्छा विवाह माना जाता था। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह, जिसमें 2 बैल के जोड़े लेने के बाद अपनी कन्या का दान कर दिया जाता था। उसके बाद आता है आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह और पैशाच्य विवाह। तो ये सारे विवाह जो थे वह जो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थे। दूसरा हम आप देखते हैं कि अंतर्जातीय विवाह भी उस समय प्रचलन में आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनान की जो हेलेना थी उससे उन्होंने शादी किया था। तो आप देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बेहतर थी। उसके बाद हम आते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह कृषि था। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि था। कृषि ही आधार था और उसका जो है उस पर जो लगान जो है माने राज्य के द्वारा 1/6 या 1/4 यह कर कृषि पर लिया जाता था। और कृषि करने के समय राज्य के द्वारा भी सहयोग किया जाता था। जैसे सिंचाई के लिए राज्य के द्वारा तालाब, झीलों, कुओं आदि बनवाए गए थे, जिससे राज्य में कृषि व्यवस्था में सिंचाई की जाती थी। तो उस समय कृषि सिंचाई के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। इस टैक्स से ही प्रशासन अच्छे तरीके से, जब राजा के पास धन नहीं होगा तो वह प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाएगा, तो टैक्स। उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो अर्थव्यवस्था का आधार था वह व्यापार था।
तो व्यापारी जो है स्थानीय, आप देखते हैं कि दूसरा जो है वह व्यापार है, और व्यापार पर जो है 1/10 जो है, व्यापार पर 1/10 भाग जो है टैक्स गवर्नमेंट लेती थी। और स्थानीय व्यापारी जो हैं, स्थानीय व्यापारी जो व्यापार जब करते थे तो स्थानीय वस्तुओं पर 5% टैक्स लिया जाता था। स्थानीय चीजों पर 5% और विदेशी वस्तुओं पर 10%। तो मौर्य साम्राज्य में जो है वह आंतरिक और बाह्य 2 तरह के व्यापार किए जाते थे। आंतरिक व्यापार जो था वह मौर्य साम्राज्य के जो जितने भी प्रांत थे उन सब जगहों पे, और व्यापार मिस्र से किया जाता था, सीरिया से किया जाता, ये बाह्य व्यापार था जिससे धन आता था, उस पर 10% टैक्स जो है वह लगाया जाता था। और आप देखेंगे कि हर जो व्यापार होता था उस व्यापार के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार के जो प्रमुख होते थे वह श्रेष्ठी कहे जाते थे। और वहाँ उस मौर्य साम्राज्य में उद्योग भी था। तो उद्योग में आप देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, तो सबसे प्रमुख उद्योग जो था वह सूती वस्त्र उद्योग का था। तो आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में उद्योग भी उन्नत अवस्था में था, और सूती वस्त्र उद्योग जो था वह सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे उन्नत अवस्था में था। आप देखेंगे कि उस समय वह कहाँ कहाँ था, तो काशी में था, बंग में था, पुंड्रू में था, कलिंग और मालवी, ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर सूती वस्त्र कपड़े बनाए जाते थे। उसके बाद हम आते हैं कि जब व्यापार होता था तो इनके विनिमय का आधार क्या था। आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या उसके बाद की सिविलाइजेशन में जो है वह विनिमय का साधन जो था वह सामान था, लेकिन यहाँ विनिमय का साधन क्या है? पैसा है, मुद्रा, क्योंकि मुद्रा का चलन हो चुका था और उस समय मुद्रा से ही था। और उसमें सबसे मेन मुद्रा का जो चलन था वह चांदी के सिक्कों का चलन था। तो चांदी के सिक्कों को आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के जो सिक्के हैं उनको पन कहा जाता है, और चांदी के सिक्के को कार्ड्स पन कहा जाता है। और इनसे ही सबसे ज़्यादा विनिमय किया जाता था, यानी चांदी के सिक्के के बदले सामान लोग देते थे और उससे सामान खरीदते थे। उसके बाद है कि भाई सोने के सिक्कों का भी चलन था, और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। निष्क और स्वर्ण जो है वह सोने के सिक्के थे। उसके बाद तांबे के सिक्कों का भी चलन था। तो तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था भाई? तो तांबे के सिक्कों को कहा जाता था मास्क। आज हम लोग मास्क लगा कर चल रहे हैं ना, तो वो मास्क नहीं, मास्क है। तो तांबे के सिक्के को मास्क कहा जाता था, जिसमें आप देखेंगे कि जो तांबे के जो छोटे छोटे सिक्के होते थे उनको काकनी कहा जाता था। काकनी, यानी तांबे के सिक्के के आप 2 नाम देख रहे हैं, मास्क और काकनी। तो आप देखें कि सिक्कों का चलन हो चुका था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो व्यापार करते थे, न्याय व्यवस्था के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन व्यापार में भी न्याय व्यवस्था था, और उसमें जो न्यायालय था उसे श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी के जो जज होते थे उन्हें महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मैं पहले बताई हूँ कि व्यापारियों को श्रेष्ठी कहा जाता था, उसके प्रमुख को, तो और उसके जो जज होते थे उन्हें महाश्रेष्ठी कहा जाता था। और आप देखेंगे कि 18 श्रेणियाँ थी, यानी 18 तरह के व्यापार होंगे, और 18 व्यापारियों को 18 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कृषि पर कितना कर लिया जाता था? 1/6 या 1/4, व्यापार पर 1/10, आंतरिक वस्तुओं पर, यानी भारत में जो वस्तुएं बनती थी उन पर 5% टैक्स लिया जाता था। उसके बाद विदेशी वस्तुओं पर 10% टैक्स लिया जाता था। यानी टैक्स जो है जितना अधिक से अधिक टैक्स का वसूली हो सकता है वह सारी व्यवस्था थी। आप देखें केंद्रीकृत प्रशासन था, तो वहाँ का जो शासन था वह बहुत ही कठोर था। तो जाहिर सी बात है टैक्स की चोरी भी होती थी, तो टैक्स की चोरी के लिए भी वहाँ पे लॉ था। अगर कोई टैक्स की चोरी करते थे
टैक्स की चोरी करते थे तो उन्हें मृत्यु दंड भी दिया जाता था। यानी अगर आप टैक्स की चोरी करते हो तो आपको मृत्यु दंड तक का भी दिया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि जब यह व्यापार होता था तो उस व्यापार में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो प्रमुख बंदरगाह जो थे भरूच, गुजरात का भरूच था। तो आप लोगों ने अभी मौर्य अर्थव्यवस्था को पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा, जिस तरह किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, आर्थिक व्यवस्था, उसी तरह किसी भी उन्नत समाज के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि मौर्य समाज में भी शिक्षा व्यवस्था जो थी वह उन्नत थी और शिक्षा जो है वह बौद्ध विहारों और मठों के द्वारा दिया जाता था। शिक्षा जो है बौद्ध विहारों और मठों के द्वारा दिया जाता था, शिक्षा के ये केंद्र थे। उसके बाद आप देखते हैं कि शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में तक्षशिला, वाराणसी और उज्जैन प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर जो है तक्षशिला, यहाँ धार्मिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्विद्या, मंत्र विद्या आदि चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे जो है एक कुशल प्रशासक, एक कुशल सैनिक हो और उसका सुचारू रूप से संचालन हो। लिखने, उस समय देख रहे हैं कि लिखने की कला का भी विकास हो चुका था। तो आप देखते हैं कर्टियस जो है, कर्टियस कहते हैं कि भारतीय जो है लिखने की कला से परिचित थे और वह जो थे वृक्षों की छाल पर लिखते थे। कर्टियस के अनुसार वृक्ष की छाल पर, कर्टियस कहते हैं कि भारतीय जो थे वह वृक्ष की छाल पर लिखते हैं और स्ट्रोबो जो है वह कहते हैं कि सन की वस्त्र पर। स्ट्रोबो के अनुसार सन की वस्त्र पर वो लिखते थे। उसके बाद हम आते हैं कि आपदा विभाग, जैसे अभी भी हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन विभाग है, उस तरह उस समय भी आपदा प्रबंधन विभाग था। जो जैसे अगर कहीं सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या कहीं कहीं अकाल पड़ जाता है तो उस समय भी प्रजा के लिए राज्य की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। जैसे सूखा अगर आ गया है तो उस समय अनाज की व्यवस्था की जाती थी, जल की सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, कृषकों को जो है वह बीज दिया जाता था, उनको उस स्थान से उठा करके दूसरे सही उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया जाता था। तो आप देखते हैं कि राज्य की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जनता को दी जाती हैं। इसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के विषय में पढ़ा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य की जो वास्तुकला थी और अशोक के धम्म के विषय में हम लोग अगले सब्जेक्ट में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।